नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव आरके मेजर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का सिद्धांत क्या होता है, फर्म कैसे निर्णय लेता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म उत्पादन के माध्यम से क्या निर्णय लेगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वास्तव में ये बाजार से संबंधित है। यद्यपि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पुनरावृत्ति के रूप में संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि बाजार किसे कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बाजार केवल एक स्थान नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है। बाजार एक व्यवस्था है जहां पर एक से अनेक व्यक्ति क्रय विक्रय कर लेते हैं, विनिमय करते हैं। इस तरह की जहां व्यवस्था पाई जाती है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वहां सजी हुई दुकानें हमें दिखाई देती हैं जो हमको एक बाजार का रूप लगती हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम घर बैठे भी क्रय विक्रय करते हैं, जैसे ऑनलाइन के माध्यम से। स्नैपडील हो गया, अमेजॉन हो गया, इत्यादि चीजें हो गई जिसके माध्यम से हम खरीद करते हैं, विनिमय करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ही बाजार कहते हैं। अब संक्षेप में ये भी बताना जरूरी है कि मुख्य रूप से बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। दूसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बच्चों, एक मुख्य बात हम आपको बता दें कि यहाँ हमने जैसे लिखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इसी को ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। आप लोग इंटर के पेपर में इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश वर्जन भी आता है। अगर आपको यहाँ भ्रम पैदा हो, संदेह पैदा हो, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिए। ये एक ही रूप में लिखा होगा, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आप समझ जाइएगा कि यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और यही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है। तो आज हम, जैसा कि हमारा आज विषय है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ शिक्षक बता रहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति। तो ये जो बाजार है बच्चों, आपको हम बता दें कि प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, जहां एक से अधिक व्यक्ति खड़े हों। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि जहां संख्या ज्यादा हो, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो। अब चूंकि बाजार की बात हो रही है, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या जहां ज्यादा हो, जहां पूरी तरह से इन क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, ऐसे बाजार की स्थिति की व्याख्या आज हम लोग करेंगे कि ऐसा बाजार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अत्यधिक संख्या क्रेताओं और विक्रेताओं का होना निश्चित होता है। तो ऐसा बाजार हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। तो इसके लिए हमें निम्न विशेषताओं पर जाना है। पहले देखिए बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो मुख्य अनिवार्यता है कि इस बाजार के ये मुख्य लक्षण होने ही चाहिए। नंबर 1, समरूप वस्तु।
समरूप बने, एक समान वस्तु, एक तरह की वस्तु। नंबर 1 क्या है? समरूप वस्तु। जितने भी बाजार में वस्तुएं मिले या जो भी वस्तु को बेचता है वो एक तरह का हो, समान हो। दूसरा, समान कीमत, यानी उनकी प्राइस एक हो। यदि 10 रुपए का सामान मिल रहा है तो सारा विक्रेता 10 रुपए का ही बेचेगा, तो कीमत समान हो। तीसरा, अनेक क्रेता विक्रेता, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, चूंकि ये प्रतियोगिता बाजार है इसलिए अनेक संख्या में क्रेता और विक्रेता खरीदने वाले और बेचने वाले होंगे। और इसकी चौथी विशेषता क्या है बच्चों? उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको याद रखना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती है, पहले से ही कीमत निर्धारित होता है और उद्योग इस कीमत का निर्धारण पहले से ही कर सकता है, जिसको कि फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। फिर से एक बार हम इसको दोहरा दें। समरूप वस्तुएं यानी एक रंग की होंगी, एक तरह की होंगी, एक आकार की होंगी। तो जितने भी समानता है सारी वस्तुओं में, यानी जितने भी विक्रेता उस वस्तु को बेच रहे हैं एक जैसा होगा। दूसरा, समान कीमत, यानी एक ही कीमत पर यदि एक दुकानदार 10 रुपए में बेच रहा है या एक दुकानदार 100 रुपए में बेच रहा है तो अगला भी 10 या 100 रुपए में ही बेचेगा। न हम कीमत को बढ़ा सकते हैं और न कीमत को घटा सकते हैं। अनेक क्रेता विक्रेता यानी खरीदने और बेचने वालों की संख्या अत्यधिक होगी। उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण, इसका तात्पर्य है कि फर्म कोई भी कीमत का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि उद्योग पहले से ही उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कर चुका है, जिसको केवल फर्में स्वीकार करती हैं। तो इसी को अगर हम विशेषताओं के रूप में क्रमबद्ध देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये स्पष्ट है। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन। फिर से हम बता दें कि इसमें जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका रूप, रंग, आकार सब एक समान होता है। तीसरी, वस्तु की समान कीमत, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था कि वस्तु की प्राइस निश्चित होती है। उसके बाद बाजार की पूर्ण जानकारी, और ये जो कीमत पहले से निर्धारित होती है, इसकी जानकारी, इस बाजार की जानकारी क्रेता और विक्रेता सबको होती है। पहले से ही क्रेता और विक्रेता को ये पता होता है कि इस वस्तु की कीमत क्या होगी। उसी के क्रम के आगे फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र है। ये एक ऐसा बाजार है बच्चों कि जिसमें फर्में आ भी सकती हैं और फर्में निकल भी सकती हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है जब लाभ की स्थिति में होते हैं तो बाहर से फर्में और आने लगती हैं, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं होता आने जाने का। ठीक इसी प्रकार जब हानि की अवस्था उत्पन्न होती है तो फर्में बाहर निकलने लगती हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, वह स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकती है। फर्मों के साथ साथ उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। आपको पता है जब भी कोई उत्पादित किया जाता है तो उसमें उसके साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, साहस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में ये साधन कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इतना घना होता है, अपने पास होते हैं कि साधन कहीं भी इधर उधर ले जाए जा सकते हैं और उनसे वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। फर्म की कीमत स्वीकारक और उद्योग कीमत निर्धारक, जैसा कि हमने आपके इस चौथे पॉइंट में बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको याद भी रखना है आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत का स्वीकारक होता है। आपको पता है उद्योग के अंतर्गत अनेक ऐसे फर्म होते हैं जो इसके अंश रूप में काम करते हैं, यानी अनेक फर्म एक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जो फर्में अपना अपना कार्य करती हैं, अपने उत्पादन के हिसाब से लाभ और हानि की अवस्था को प्राप्त होती है। तो जैसे फर्म केवल कीमत को सुनता है, उसको फॉलो करता है, और जबकि उद्योग कीमत को पहले से निश्चित कर देता है। अब इसको निश्चित कैसे करता है वो अलग बात हम अभी आगे आपको बताएंगे कि वो कीमत कहाँ पर निर्धारित करता है, किस संतुलन पे निर्धारित करता है। लेकिन फर्म केवल उसका काम ये है कि जो भी उद्योग ने वस्तु की कीमत का निर्धारण कर दिया है, बस उसी कीमत में वो वस्तुओं को
बेचता है। क्रेता को उसी कीमत पे खरीदना पड़ता है और इसलिए क्रेता बिल्कुल स्वतंत्र होता है, चाहे इस दुकान से खरीद ले चाहे उस दुकान से खरीद ले, क्योंकि इसमें सारी चीजें वस्तुएं समान रूप की होती है, एक ही कीमत पे होता है। तो दूसरा फर्म कीमत को बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर बढ़ाएगा तो अपने ग्राहक को वो खो देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कीमत को न घटाता है फर्म और न बढ़ाता है, ताकि उसके ग्राहक भी बने रहे और उसकी वस्तु बिक भी जाए, वो हानि की अवस्था को प्राप्त ना हो। उसके बाद फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इसको जरा आप लोग गंभीरता से समझें बच्चों। फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। कहने का मतलब है, ये देखिए फर्म है और ये है उद्योग। उद्योग ने ई बिंदु पर कोई प्राइस यानी किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर दिया है। अब ये जो फर्म है ये इसी प्राइस पर, जिस ई बिंदु पर अगर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित है तो फर्म उसी कीमत पर वस्तु को बेचेगा। इसीलिए ए आर बराबर एम आर, यानी क्योंकि कीमत पहले से निर्धारित होती है तो ए आर बराबर एम आर का क्या मतलब होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। औसत आगम और सीमांत आगम एक ही समानांतर रेखा पर होता है, यानी उत्पादन को हमने यहाँ दिखाया और इसी को ही बच्चों मांग वक्र भी कहते हैं। यानी प्राइस फिक्स है, चाहे इतना उत्पादन बेचें, चाहे इससे ज्यादा बेचें, चाहे इतना बेचें और चाहे इससे कम भी बेच सकते हैं, लेकिन हमारी प्राइस फिक्स रहेगी। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर निश्चित होता है, एक ही समांतर रेखा पर होता है। तो इस प्रकार से फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। आप ये देखिए ये पूर्णतया लोचदार है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता आती है कि दीर्घ काल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से फर्म लाभ और हानि को प्राप्त होती है। जब दीर्घ काल होता है, ऐसे में जब सामान्य लाभ प्राप्त कर रहा होता है, यानी सीमांत फर्म की अवस्था में कोई भी फर्म या कोई भी उद्योग लाभ को प्राप्त होता है। और स्पष्ट अगर हम करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लॉन्ग टर्म होता है तब कोई फर्म एक सामान्य लाभ यानी ना हानि की स्थिति में होता है ना लाभ की, जिसको कहते हैं सामान्य लाभ की स्थिति में होता है, वो शून्य बिंदु कहलाता है, जिसको ऐसी फर्म को तब उसको सीमांत फर्म भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म दीर्घ काल में जिस कीमत को फॉलो करती है उसमें अधिकतम लाभ कमाती है, वो उसको सामान्य लाभ या दीर्घकालीन लाभ कहा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि जहां उद्योग अपने डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर कीमत को निर्धारण करता है, उसी प्रकार फर्म उस कीमत को स्वीकार करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्म कीमत स्वीकारक होता है और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। तो इस पूरे स्पष्टीकरण से समझ में आया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये जो चार मुख्य विशेषताएं हैं, इस तरह से ये क्लियर होती हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि ये फर्म क्या चीज है, ये फर्म का क्या योगदान है, ये फर्म क्या करती है और फर्म का संतुलन क्या है। अब हम जानते हैं कि फर्म क्या है। तो बच्चों, फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के आधार पर अपनी उत्पादन व बिक्री का कार्य करती है। फर्म अधिकतम लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करती है। फिर कोई फर्म केवल संतुलन की स्थिति में ही अधिकतम या दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी फर्म, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। तो ऐसी स्थिति में हर फर्म ये चाहती है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो और इसके लिए वो अपने उत्पादन को घटाती है, बढ़ाती है या जो भी स्थिति है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति को कायम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में
कि जब वो कीमत को न बढ़ा सकती है और न घटा सकती है। ऐसी अवस्था में एक फर्म अधिकतम लाभ अपने संतुलन की अवस्था में प्राप्त करता है। तो अब हम ये जानेंगे कि कोई भी फर्म का संतुलन क्या होता है, उसके संतुलन की शर्तें क्या है, कहां पर वो अपने उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी, जबकि कीमत फिक्स है, कीमत पहले से निर्धारित है। तो फर्म की संतुलन की मुख्य शर्तें होती हैं बच्चों, पहला, AR और MR में कोई अंतर नहीं होता। AR यानी एवरेज रेवेन्यू, MR यानी सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, इनमें कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब है कि एक ही रेखा पर AR और MR बराबर होते हैं। उसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है, विक्रेता एक ही मूल्य पर वस्तु को बेचता है। फिर वही बात आ गई कि कोई भी उद्योग जिस कीमत को निर्धारित कर देता है वस्तु के लिए, विक्रेता उसी कीमत पर वस्तु को बेचता है, न घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। और एक विशेष जानकारी बच्चों आपको बता दें कि इसकी जानकारी खरीदने वाले को होती है, मतलब क्रेता को भी होती है कि इसकी कीमत फिक्स है। अगर हम एक दुकान पर खरीदेंगे तो भी उसी कीमत में मिलेगा, दूसरे में खरीदेंगे तो भी उसी कीमत में मिलेगा। इसी तरह जिस भी दुकान पर हम जाएंगे उस वस्तु की कीमत वही होगी। तीसरा, AR रेखा को ही मांग वक्र कहा जाता है। जहां हमने आपको बताया AR बराबर MR होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, उसी को मांग वक्र भी कहा जाता है। और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उसी रेखा पर यानी मांग वक्र पर ही कोई फर्म अपने वस्तु को अधिक या कम बेच सकता है। अगली शर्त क्या है, लाभ TR का तात्पर्य होता है टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम, व TC का तात्पर्य होता है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत के अंतर पर अधिकतम होता है। इसके लिए दो दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। ये क्या कहना चाहते हैं, पहले हम ये दो दशाएं जान लें। पहला कह रहे हैं कि MR बराबर MC हो, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो। दूसरी शर्त क्या है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। अब इसको हम रेखा चित्र से कैसे बता सकते हैं, इस शर्त को आप रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, y अक्ष पर हमने दिखाया है, यानी y O अक्ष पर कीमत है, O और x अक्ष पर उत्पादन मात्रा यानी Q क्वांटिटी है, P प्राइस है। अब यहां देखिए दो शर्त क्या पूरी कर रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि MR बराबर MC हो, कहने का मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, सीमांत लागत और सीमांत आगम ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों कहां बराबर हो रहे हैं, दो MC रेखा MR रेखा को नीचे से काट रही है, यानी यहां E बिंदु पर। तो ये बिंदु ऐसा है जहां पर MC और MR दोनों बराबर है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, यानी MC वक्र MR रेखा को नीचे से काटे, जो यहां पर काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन की स्थिति है वो कहां हो रही है, E बिंदु पर। कैसे, वो इस प्रकार से कि MC रेखा MR रेखा को नीचे से काट रही है और दूसरी MC और MR रेखा दोनों बराबर है, कहां, E बिंदु पर। तो E बिंदु जो है ये स्थान आपका संतुलन का स्थान कहलाएगा। यही हमारी संतुलन की शर्त है। कोई भी फर्म संतुलन कहां प्राप्त करेगा, वो E बिंदु पर प्राप्त करेगा, जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज हमने आपको यहां बताई, औसत लागत। लाभ और हानि, किसी भी फर्म की लाभ और हानि उसके औसत कॉस्ट पर भी निर्भर करती है। औसत कॉस्ट के आधार पर यानी औसत लागत के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कोई फर्म
कब हानि की स्थिति में है, कब लाभ की स्थिति में है और कब संतुलन की स्थिति में है। तो अभी एक फर्म को रेखा चित्र के माध्यम से संतुलन की अवस्था कहाँ होनी चाहिए वो हमने आपको बताया कि जब PO मात्रा पे OQ मात्रा का उत्पादन होता है, P फिक्स है, कीमत फिक्स है, मांग रेखा यानी AR MR ये ऐसी स्थिति में जब कीमत फिक्स हो, उत्पादन OQ होता है तो संतुलन कहाँ है? E। क्यों? क्योंकि MC रेखा MR रेखा को नीचे से भी काट रही है और MC रेखा MR रेखा बराबर है, तो यहाँ फर्म संतुलन की अवस्था में होगा। अब हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जब कोई फर्म अधिकतम लाभ कमाता है या हानि कमाता है, या दीर्घकाल में उस फर्म की क्या अवस्था होती है या अल्पकाल में उसकी अवस्था क्या होती है। अब हम जानेंगे कि कोई भी फर्म किन किन अवस्थाओं को प्राप्त करती है। इसको जानने से पहले बच्चों हमें जानना होगा कि किसी भी उत्पादन के लिए कोई भी फर्म को या तो अल्पकाल मिलता है यानी अल्प समय मिलता है, या दीर्घ समय मिलता है यानी कम समय मिलता है या ज्यादा समय मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में दीर्घकाल में संतुलन की क्या अवस्था होती है किसी फर्म की, या अल्पकाल में किसी फर्म की संतुलन की अवस्था क्या होती है, इसको हम लोग अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्पकाल में संतुलन की क्या अवस्थाएं होती हैं। तो रेखा चित्र के बारे में स्पष्ट करने से पूर्व बच्चे हम आपको बता दें कि जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ग्राफ बनाएं तो आवश्यक नहीं है कि आप पेंसिल, रबड़, स्केल का इस्तेमाल करें। आप फ्री हैंड से जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से ही आप ग्राफ बना करके अपनी बात को या अपने विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। वहां इंचों का माप नहीं होता है, केवल आपकी जो बात आप लिखना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो आप ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए। तो जहां हम बात कर रहे थे कि अल्पकाल में संतुलन की अवस्था, किसी फर्म की संतुलन की क्या अवस्था होती है कम समय में, जबकि वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि समय उसके पास कम होता है, वो पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसे में सामान्यतः फर्म 3 अवस्थाओं को मुख्य रूप से प्राप्त करता है, A, B, C। ये 3 अवस्था क्या है? लाभ की यानी अतिरिक्त लाभ, दूसरा सामान्य लाभ और तीसरा हानि। इन 3 अवस्थाओं को कोई भी फर्म अल्पकाल में प्राप्त कर सकता है। तो पहले हम बात करेंगे लाभ की, यानी अतिरिक्त लाभ उसको किस अवस्था में प्राप्त होता है। हमारे पास समय कम है, अल्पकाल है, हम उत्पादन कर नहीं सकते, ऐसे में फर्म कैसे लाभ कमाती है। वाई अक्ष पे कीमत को हमने दर्शाया है, रेखा चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों, और एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को। यहां आप देखिए जब PO पर OQ मात्रा का उत्पादन होता है, यानी इस कीमत पर इतनी मात्रा का उत्पादन होता है, तो हम क्या देखते हैं कि अल्पकाल में MC रेखा और AC रेखा कहां काट रहे हैं? E बिंदु पर काट रहे हैं। किंतु AR और M रेखा जो मांग रेखा है वो हमारी ऊपर है, AR रेखा हमारी ऊपर है, आप देख रहे हैं, और E बिंदु पर संतुलन की अवस्था है। लेकिन P1 K E P ये जो स्थिति है, इतना जो है स्थान, ये हमें लाभ को दर्शा रहा है, यानी हमें यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है। संतुलन यहाँ हुआ और लाभ हमको ये पूरा प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दर्शाया गया है कि औसत लागत कम है और AR यानी औसत आगम ये ज्यादा है, तो ये हो गई अतिरिक्त लाभ की स्थिति। तो कोई भी फर्म अल्पकाल में जब ऐसी अवस्था होती है, हमने रेखा चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट किया, ऐसी अवस्था होती है तब वो लाभ की स्थिति में होता है। अब हम आते हैं बी। इस अवस्था में वैसे ही हमने दिखाया, वाई पे हमने वाई अक्ष पे कीमत को दर्शाया है और एक्स अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शाया है, क्वांटिटी को दर्शाया है, उत्पादन मात्रा को दिखाया है। अब यहां आप देखिए जब PO
प्राइस पर ओ क्यू मात्रा में उत्पादन होता है, तो संतुलन यानी ई बिंदु पर आपको दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसा कि संतुलन की शर्त है कि एमसी रेखा, एसी रेखा और ए आर रेखा जब एक ही बिंदु पर रहें या एक ही बिंदु पर काटें, यानी सब बराबर हों, जैसा कि ए आर बराबर एम सी, यानी आगम और लागत, सीमांत लागत और औसत आगम दोनों बराबर की स्थिति में जब होते हैं, संतुलन की स्थिति कहलाती है। बच्चों एक बात हम और बता दें, यही इसी अवस्था को, इसी स्थिति को सीमांत फर्म भी कहा जाता है। तो ये हो गई आपके सामान्य लाभ की यानी संतुलन की अवस्था। ठीक ए के विपरीत हम सी को देखते हैं। ई में जो स्थिति थी उसका अगर हम दूसरा रूप देखें, वाई अक्ष पर हमें यहाँ कीमत दिखाया, एक्स अक्ष पर हमें उत्पादन मात्रा दिखाया। अब यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई मात्रा पर संतुलन की स्थिति कब है? जब एमसी रेखा ए आर रेखा को ई बिंदु पर काट रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो एसी रेखा है, औसत कॉस्ट है, ये कहां जा रहा है? के पे जा रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? के बिंदु पर औसत रेखा है और लागत हमारी कहां है? आगम हमारा बच्चों यहां हो रहा है के बिंदु पर, और ई बिंदु पर एमसी रेखा काट रहा है, यानी औसत लागत हमारा जो है वो सीमांत आगम से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ये ई और के, P1 और P, ये जो स्थिति बच्चों आती है, ये इतना हम हानि, इतनी स्थिति हम हानि को दर्शा रहा है, हम हानि में हैं। कोई भी फर्म इस स्थिति में हानि की अवस्था में होता है। अगर यही एसी रेखा, अल्पकाल की बात हो रही है, यही एसी रेखा अगर यहां से होती एवरेज, तो हम कहते हैं कि हम संतुलन की अवस्था में। लेकिन आ कम रहा है, लग रहा है ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में फर्म कोई भी हानि की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति को कोई भी फर्म अपने उत्पादन के द्वारा या अल्पकाल में प्राप्त करता है। अब दूसरी अवस्था आती है बच्चों दीर्घकाल की, कि जब समय ज्यादा रहता है, जब कोई फर्म अपने डिमांड के हिसाब से या उत्पादन को घटा बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में फर्म कहाँ संतुलन प्राप्त करता है, हम आपको बताते हैं। अब आप जैसे ये वाला ग्राफ देखिए, ये है दीर्घकालीन संतुलन। इसके मुख्य बिंदु क्या है? मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजन। जैसा कि हमने आपको बताया, समय आपके पास रहता है, कोई भी फर्म के पास समय है, वो एडजस्ट कर सकता है मांग के हिसाब से डिमांड को। तो मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजन एक तो फर्म कर सकता है, दूसरा फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन होता है। आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है, लेकिन आएगी तब जब लाभ की स्थिति में होगा, और जाएगी कब? जब वो हानि प्राप्त करेगी। तो इसीलिए फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन होता है, कोई बाध्यता नहीं होती। अतिरिक्त लाभ जब प्राप्त करती है तो फर्में आने लगती हैं, और जब हानि होने लगती है फर्मों को तो फर्में निकलने लगती, बाहर चली जाती हैं। तो दीर्घ काल में जब संतुलन की अवस्था का प्रश्न उठता है तो सीधे सीधे लॉन्ग टर्म में LNC, LAC, ऐसी स्थिति में यहाँ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है और वो एक्स अक्ष पर उत्पादन मात्रा को दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए तीनों शर्तें संतुलन की पूरी हो रही हैं कि एमसी रेखा, एसी रेखा और AR रेखा ई बिंदु पर मिल रहा है, इसी को कहते हैं संतुलन बिंदु। तो इसलिए आज का जाकर के आप इसका अभ्यास कीजिएगा और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के एक सिद्धांत की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब आपको जानना है। बच्चों आशा है कि आज संक्षेप में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी, आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।